Dear students, I am resuming my lecture on startups. Next topic is exemption for startups. ऐसे तो बच्चों हमने काफ़ी exemption और benefit ऊपर पढ़े हैं, फिर भी उसको यहाँ पर sum up किया गया है. First, simple process. There is a mobile app I told you earlier and a website. It is very simple registration. The whole process is online and very simple form to be filled by the startup to get registration. Second is reduction in cost. ये भी हम पढ़ चुके हैं. गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फैसिलिटेटर ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क. वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं. उनका जो पूरा फीस है वो गवर्नमेंट बियर करती है. स्टार्टअप को केवल स्टैट्यूटरी फीस देना है अपने आईपीआर के रजिस्ट्रेशन का. लगभग 80% फीस भी गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी है. इजी एक्सेस टू फंड्स. कल मैंने आपको एक एफएफएस बताया था, फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, जो सिडबी के पास 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, जहां से आप वेंचर कैपिटल मांग सकते हैं. इसके साथ एक चीज हमने और देखी थी कल, गारंटी. गवर्नमेंट गारंटी देती है लेंडर्स को ताकि स्टार्टअप्स को आसानी से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे सके. टैक्स हॉलीडेज फॉर 3 years, ये भी हमने कल पढ़ा है. 80 IAC. अगर कोई स्टार्टअप सर्टिफिकेशन ले आती है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से तो 3 साल का इनकम टैक्स डिडक्शन उनको मिलता है उनके प्रॉफिट और गेन का. अप्लाई फॉर टेंडर्स भी हमने पढ़ा है. गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर से एग्जम्पशन दे दिया है और बिना एक्सपीरियंस और टर्नओवर के दे कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स एंड गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर फ्रॉम स्टार्टअप्स. R&D भी हमने पढ़ा था बच्चों. रिसर्च पार्क एस्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने बहुत सारा, जहां पर स्टार्टअप्स को रिसर्च और डेवलपमेंट की फैसिलिटी मिलती है. नो टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लायंसेस, हम ये भी पढ़ चुके हैं. देयर इज अ सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर लेबर लॉज एंड एनवायरमेंट लॉज, जिससे कॉम्प्लायंसेस का कॉस्ट और टाइम कम होता है. टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में कल हमने पढ़ा था. इन्वेस्टर्स को भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने से कई कैपिटल गेन्स में एग्जम्पशन मिलता है. चूज योर इन्वेस्टर. स्टार्टअप विल चूज देयर इन्वेस्टर्स. एक वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए, कौन सा इन्वेस्टर उसको चाहिए वो उनमें से चूज कर सकता है. तो ये भी एक अच्छा चीज है. नेक्स्ट है इजी एग्जिट. स्टार्टअप्स को अगर अपना बिजनेस बंद करना है तो उनको वाइंडिंग अप एप्लीकेशन से 90 डेज के अंदर उनका बिजनेस बंद कर दिया जाएगा. ये फैसिलिटी दी गई है ताकि बिजनेस बंद करने में ज्यादा दिक्कतें ना हो. नहीं तो कई लोग बंद कैसे करेंगे उस चक्कर में शुरू ही नहीं करते. तो इसलिए सरकार ने इनको एक फैसिलिटी दी है कि दे कैन वाइंड अप देयर बिजनेस विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. मीट अदर एंटरप्रेन्योर. गवर्नमेंट ने हर साल 2 स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्रपोज किया हुआ है नेशनली इंटरनेशनली, जहां पर सभी स्टार्टअप्स आपस में मीट करके दे विल एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड दे विल आल्सो मेक अ ह्यूज नेटवर्क. तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं या एग्जम्पशंस है जो स्टार्टअप्स को मिलते हैं. थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप. स्टार्टअप के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप. आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए. जैसे अभी मैंने ऊपर बोला, यू कैन मेक प्राइवेट कंपनीज, यू कैन मेक LLP, यू कैन मेक पार्टनरशिप. तो ये एक इंपॉर्टेंट है. इसमें जो भी डिसीजन ले आप इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और कई फैक्टर्स जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रेजेक्टरी, टैक्स कॉम्प्लायंसेस, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, लीगल लायबिलिटीज, देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स. उसके आधार पर देखिए इंडिया में LLP और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेफर किया जाता है. रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंसेस. इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको कई लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए, GST के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है. अगर आप कंपनी बनाते हैं तो आपका GST, प्रोविडेंट फंड, ESIC सब स्पाइस के अंतर्गत ही मिल जाता है. बाकी लोगों को ये लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है. इसके साथ आपको लोकल स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ लाइसेंस आपको लेने पड़ सकते हैं. हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रयास किया गया कि इसको आसान किया जाए. और भी कई जैसे एक्ट है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस है, फूड सेफ्टी लाइसेंस है, ऐसे कई लोकल लाइसेंस भी आपको लेने पड़ सकते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो बेसिकली स्टार्टअप है वो इनोवेशन पर बेस्ड होते हैं. तो उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि आपको उसका एडवांटेज मिले. अपने ट्रेडमार्क को प्रॉपर सर्च करिए कि सही ट्रेडमार्क आप चूज कर रहे हैं कि नहीं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो. जो भी आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, इन्वेंशन, पेटेंट जो भी है उसको आप अपने एंटिटी के नाम पर रजिस्टर करवाइए, ना कि अपने किसी प्रमोटर या फाउंडर के नाम पर, क्योंकि इट इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्टअप. बट रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन लूज द प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So to get the protection, get it licensed. And government has appointed intellectual property facilitators. I told you earlier. Founders equity. Founders equity means जो बना रहे हैं वो लोग कैपिटल लगाएंगे. तो फाउंडर्स इक्विटी उसी को कहते हैं. स्प्लिट एंड वेस्टिंग. सबसे पहले फाउंडर्स इक्विटी स्प्लिट क्या होता है. जो फाउंडर्स को जो इक्विटी मिलेगा यानी कंपनी में जो हिस्सा मिलेगा वो कैसे होगा, यानी टोटल कैपिटल फाउंडर्स में कैसे स्प्लिट होगी. दैट शुड बी बेस्ड ऑन द मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए.
जैसे रोल प्लेड बाय ईच फाउंडर, कितना टाइम कौन दे रहा है, कितना एफर्ट लगा रहा है, कौन कितना कैपिटल ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका हिस्सा होना चाहिए। अगर आप उसको इक्वली बांट देंगे तो दैट कैन मेक सम अनहैप्पीनेस अमंग द फाउंडर्स कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मेरा हिस्सा कम है। तो इसलिए उनके काम, उनके रोल और उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करिए। नेक्स्ट है फाउंडर शेयर का वेस्टिंग। अगर आप तुरंत इक्विटी दे देंगे, हिस्सा दे देंगे, कंट्रोल दे देंगे तो दैट कैन मेक सम डिस्टर्बेंस। तो नॉर्मली जो वेस्टिंग है, जो अधिकार उनको आप देंगे फाउंडर शेयर्स का, वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years रखें ताकि वो आपके साथ मिलकर काम करे। वेस्टिंग मैंने ई शॉप में भी बताया था कि वेस्टिंग के लिए जब तक वेस्ट नहीं होगा आपका अधिकार नहीं बनेगा, आपको राइट नहीं मिलेगा। तो फाउंडर शेयर्स पाने के लिए, कंपनी में अच्छा हिस्सा पाने के लिए आपको 3 से 4 साल तक कंपनी के साथ रहना हो, उसके बाद आपको फाउंडर शेयर्स मिले, इस बात का ध्यान रखें। जहां तक फाउंडर्स के वेस्टिंग का सवाल है, एक बात का ध्यान रखना है कि जो शेयर्स अनवेस्टेड रह जाएंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, उनको वापस रीपर्चेस कर लिया जाएगा नॉमिनल वैल्यू पर। कोई फाउंडर अगर टर्मिनेट हो जाता है या चला जाता है तो उसका भी जो अनवेस्टेड शेयर है वो वापस हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये किसी भी स्टार्टअप के फ्यूचर विएबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। फाउंडर्स एग्रीमेंट, इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में चर्चा की थी। फाउंडर्स एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि फाउंडर्स के बीच में एक रिलेशनशिप कायम होता है। यह एग्रीमेंट बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाउंडर्स, इसके साथ डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टार्टअप का, उसको लिखिए। फाउंडर्स इक्विटी स्प्लिट और वेस्टिंग कैसे होगी, इसके साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो स्टार्टअप के ऊपर वेस्ट होंगे, ना कि किसी फाउंडर के ऊपर। प्रमोटर कैसे टर्मिनेट होंगे और कैसे एग्जिट प्रोसेस होगा आपका, वो सब फाउंडर्स एग्रीमेंट में आप लिखेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ करेंगे स्टार्टअप्स, जिसमें वो अपने टर्म्स और कंडीशंस के बारे में लिखेंगे। इसके साथ जॉब प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन और कितने अदर बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, ये भी लिख सकते हैं। और इसके साथ स्टार्टअप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज भी डाल सकते हैं, जैसे पहला नॉन कॉम्पीट क्लॉज कि आपके एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ देते हैं तो वो स्टार्टअप के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे। नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज, आपके एम्प्लॉय अगर चले जाते हैं तो आपके क्लाइंट्स को, अदर एम्प्लॉयज को या कस्टमर को पोच नहीं करेंगे, पोच मीन्स छीनेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक क्लॉज और डाल सकते हैं, असाइनमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके एम्प्लॉय जब आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनकी मेहनत से भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेवलप होता है, वो उसके ऊपर क्लेम नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्टार्टअप के ऊपर वेस्ट होगा। ये ऐसी क्लॉज लिख के आप स्टार्टअप के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पुल, ई शॉप ऑप्शन पुल। ई शॉप आप सब जानते हैं, एक ऑप्शन होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है कि वो फ्यूचर डेट पर एक प्राइस पर, खास करके डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी शेयर परचेस कर सकता है, लेकिन वेस्टिंग पीरियड बीतने के बाद, यानी लॉयल्टी शो करने के बाद। एक्चुअली ई शॉप डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज को दिया जाता है सो दैट कंपनी कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन द एम्प्लॉय एंड अट्रैक्ट द टैलेंट। ये ई शॉप से बच्चों, जैसे मैंने कहा था, जैसे शेयर्स एम्प्लॉय को मिलते हैं तो उनके अंदर एक ओनरशिप सेंस आता है और एक एम्प्लॉय को लगता है कि मैं अपने खुद के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो और ज्यादा मोटिवेट होकर के काम करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप एक ऑप्शन अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड पार्टी एग्रीमेंट करने के पहले आपको उनके साथ एक अच्छा नेगोशिएशन करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, बिफोर स्टार्टिंग और एंटरिंग इनटू थर्ड पार्टी एग्रीमेंट और बिफोर स्टार्टिंग नेगोशिएशन एक एनडीए होता है बच्चों, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो कर लेना स्टार्टअप के लिए अच्छा होता है। तो एनडीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिससे दोनों पार्टी बाइंड हो जाएगी कि डिस्कशंस किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की जा रही है, क्रिएट की जा रही है, तो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट में जरूर लिखना चाहिए कि द आईपीआर विल वेस्ट ऑन द स्टार्टअप एंड स्टार्टअप विल बी द ओनर एंड थर्ड पार्टी विल नॉट claim the IPR, and also the third party will take all necessary step to protect the IPR of the startup. इसके साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज लिख सकते हैं कि अगर थर्ड पार्टी एग्रीमेंट ब्रीच होगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कैसे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकता है, कोई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सब अच्छी तरीके से लिखना चाहिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि कैपिटल इज ब्लड फॉर एनी बिजनेस। सो इन्वेस्टमेंट का फ्लो अच्छा होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप के लिए। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और बहुत चैलेंजिंग भी, क्योंकि कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, ग्रोथ के लिए भी चाहिए, जो इतनी आसानी से मिलती नहीं। भारत में हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स HNI के नाम से जाने जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स है, फंड्स है, ये लोग कंपनी के अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक अच्छा टर्म्स और कंडीशन डिसाइड कर लिया जाए और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बना लिया जाए, दैट विल बी बेटर, ताकि आगे कोई इशू ना क्रिएट हो। नेक्स्ट बच्चों, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट। हालांकि स्टार्टअप्स के ऊपर
कॉम्प्लायंस उतने ज़्यादा अभी नहीं डाले गए हैं, फिर भी हमारे कई लॉज हैं जो स्टार्टअप को फॉलो करने होते हैं, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन लॉज एप्लीकेबल टू स्टार्टअप्स दैट शुड बी कॉम्प्लाइड विथ, क्योंकि अगर प्रॉपर कॉम्प्लायंस नहीं होगा तो बिजनेस कंटिन्यूटी को दिक्कत हो सकती है, आपके ऊपर फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, इसलिए एक प्रॉपर कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो स्टार्टअप को ध्यान में रखना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टार्टअप कंपनीज, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर।